Okay. What we have done in the previous lecture? So we discussed the test. Yeah, correct. Okay. We'll be starting with a new topic today, oscillation. Oscillation. So we completed power. We have done the formulas now of instantaneous power and average power. Yeah. That was the last. Okay. Energy, all the concepts of energy and kinematics or Newton's law, that all will be applicable here. इस topic में जो भी हमने पीछे पढ़ा था, everything will come here. Okay. Oscillation. What does it mean? Oscillation, if I am saying now. To and fro motion of Correct. So it is basically to and fro motion. ये भी एक तरह का मोशन ही है, मूवमेंट ही है. As we discuss kinematics, जैसा हमने डिस्कस किया था ना, सेम वे में इट्स अ मोशन. और ये टू एंड फ्रो मोशन है. अच्छा, इफ इट इज टू एंड फ्रो मोशन, अच्छा, हैव आई डिस्कस्ड रिगार्डिंग इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम डिस्कस किया मैंने. Stable, unstable, and neutral. Have we discussed that? no. Okay, we'll discuss here. To and fro motion. So पार्टिकल आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, और इसमें में पार्टिकल का ऑसिलेशन है. हमारे घर में जो वॉच लगा होता है उसमें भी आप देखो पेंडुलम होता है, एंड इट यूज्ड टू ऑसिलेट. वो ऑसिलेट करते रहता है टू एंड फ्रो, है ना. उसी मूवमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसी ऑसिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट. सो ये जो मूवमेंट है आपका टू एंड फ्रो मूवमेंट, एक पॉइंट से आगे जाएगा, अगेन इट विल कम बैक, फिर राइट में जाएगा, अगेन इट विल कम बैक, एंड इन दिस वे इट विल बी ऑसिलेटिंग, राइट. हम उस पोजीशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. बिफोर आई गो देयर, टू एंड फ्रो मोशन हम लोग स्टार्ट करें डिस्कस करना, इसके पहले एक कंसेप्ट है जिसे हमें डिस्कस करना है, इक्विलिब्रियम. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म इक्विलिब्रियम? अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक बॉडी है जो इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म इक्विलिब्रियम? At force is zero. अच्छा, देखिए समझते हैं. ऑसिलेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ एक आधा कॉन्सेप्ट और बताता हूँ. हेडिंग दे दो पहले, ऑसिलेशन के पहले. रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स. सो पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं इक्विलिब्रियम पे आता हूँ, ऑसिलेशन पे आता हूँ. पोटेंशियल एनर्जी क्या था? Was it the negative of work done by conservative force? है ना, हमने डिस्कस किया था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. इफ कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव, डूइंग नेगेटिव वर्क डन, in that case potential energy will increase, and if conservative force is doing positive work done, in that case potential energy will decrease, right. So potential energy के रिगार्डिंग हमने बात किया था कि it's a negative of work done by conservative force. Now work done को हम क्या लिख सकते हैं? Can we say this कि du is equal to minus of f into dr. अगर आप फोर्स में डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वर्क डन मिलेगा, राइट. तो इंस्टेड ऑफ दिस वर्क डन कैन आई से f into dr? मैं बोल सकता हूँ क्या? शुभम, कैन वी से दिस बेटा, f into dr? Yes. Okay. Now if it is the case, अगर आप इसको एडजस्ट करोगे, so will it become f is equal to minus du by dr? Implies what? अगर आप पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का अगर ग्राफ है, अगर आप उस ग्राफ का स्लोप निकालोगे, सो विल आई गेट द फोर्स. अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ का जो स्लोप होगा, उस स्लोप का अगर आप नेगेटिव लोगे, देन दैट विल गिव यू व्हाट? फोर्स. Yes. Yes, sir. Right. Now actually what is the case here beta? In this case, see, in this case
एक्चुअली ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है. अगर आप लिखोगे f इज इक्वल टू माइनस ऑफ डावा u बाय डावा x instead of r, and डावा implies partial differentiation. डावा u by डावा x I cap plus डावा u by डावा y j cap plus डावा u by डावा z k cap. एक्चुअली ये रिलेशन है फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में. एंड मार्क माय वर्ड, दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. मैंने सेम रिलेशन को आई हैव प्लेस्ड इन द वेक्टर फॉर्म. So f is equal to minus of डावा u by डावा x I cap plus डावा u by डावा y j cap plus डावा u by डावा y k cap. where डावा stands for, ये जो डावा टर्म है इसका मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन. पार्शियल डिफरेंशिएशन. I'll come to this. क्या होता है मैं बताता हूँ आपको. ये जो टर्म है डावा, दिस डावा इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन. ऑसिलेशन पढ़ने से पहले हमें ये कंसेप्ट पता होना चाहिए. So potential energy is negative of work done by conservative force. Work done can be written as F into dx. So अगर मैं dr या dx जिसको भी आप इधर शिफ्ट करोगे, F will become minus du by dr. ये तो मैंने स्केलर फॉर्मेट में लिखा है. Now if you want to write this in a vector form, so F will be equal to minus डावा u by डावा x I cap plus डावा u by डावा y j cap plus डावा u by डावा z k cap. Is it making sense? समझ में आ रहा है यहाँ तक पॉइंट? Rishe, Medans, clear beta what I've said? Sir, yeah. Now this partial differentiation का मतलब क्या होता है? अगर आप इस केस में देखो, आप इस केस में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो. Here we are differentiating with respect to x. अगर मैं ये केस में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, so here y and z will be constant. इस केस में y और z कांस्टेंट रहेगा. आप यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो. So if you are differentiating here with respect to y, then x and z will remain constant. और यहाँ पे मैं z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ. So if I am differentiating here with respect to z, then x and y will remain constant. Right? So this is the meaning of partial differentiate. Partially differentiate कर रहे हैं, fully नहीं कर रहे. अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, then in that case y and z will be constant. अगर मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो उस केस में x और z कांस्टेंट हो जाएगा. अगर मैं z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इन दैट केस x एंड y विल रिमेन कांस्टेंट. है ना? सो कंजर्वेटिव फोर्स का रिलेशन जो फॉर्म हुआ, कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डावा u बाय डावा x I cap. Sir, लेकिन x, y और z क्या है? x, y, z can be anything. It's a displacement along x, displacement Okay. along y, and displacement along z. Right? So एक्चुअली आपको अब धीरे धीरे थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा फिजिक्स. थोड़ा थोड़ा एडवांस करूंगा मैं, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ थोड़ा एडवांस करूंगा. 3 मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हमें पढ़ना है, एक डी, एक डावा और एक डेल्टा. मैंने डी आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, डेल्टा आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं. फॉर अ लार्जर चेंज, दिस इज फॉर अ स्मॉलर चेंज. और एक ऑपरेटर आज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, विच इज डावा. डावा स्टैंड्स फॉर पार्शियल डिफरेंशिएशन. राइट? अगर आप एक के रिस्पेक्ट में चेंज निकाल रहे हो, तो दूसरे वाले को आप कांस्टेंट रखोगे. अगर आप दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज निकाल रहे हो, तो आप पहले वाले को कांस्टेंट रखोगे. पार्शियली हम चेक कर रहे हैं. इज इट क्लियर व्हाट आई हैव सेड? Yes, sir. ओके, वेरी गुड. सो अब यहां से एक बात समझिए, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट मुझे मिला, दैट नेगेटिव ऑफ द स्लोप of potential energy and displacement graph will give us conservative force. देखिए, it's a negative here. Negative slope of potential energy and displacement graph will give us conservative force. So we can make an important point here. Negative slope of potential energy and displacement graph will give conservative force.
Am I making sense here? Clear यहाँ तक पॉइंट सभी को? F is equal to minus du by dr. मतलब पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ का जो स्लोप होगा, अगर आप उस स्लोप का नेगेटिव लोगे तो देन यू विल गेट कंजर्वेटिव फोर्स. Shall I move ahead? Yes, sir. Okay, fine. So F is equal to minus du by dava u by dava x I cap plus dava u by dava y j cap plus dava u by dava z k cap. I'll take a simple question here. I'll take a very simple question. कि पोटेंशियल एनर्जी मान लो आपको दिया है मैंने 3xyz. नाउ सी हियर, पोटेंशियल एनर्जी x पे भी डिपेंड कर रहा है, y पे भी डिपेंड कर रहा है और z पे भी डिपेंड कर रहा है. आपसे पूछा गया है फाइंड वैल्यू ऑफ फोर्स एट 1, 2, 3. यहाँ पे आपको फोर्स का वैल्यू निकालना है. मैं करता हूं, आप देखिए पहले. So क्या रिलेशन बना? F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डावा u बाय डावा x I कैप प्लस डावा u बाय डावा y j कैप प्लस डावा u बाय डावा z k कैप. यही होगा. डिफरेंशिएट किया हमने. नाउ F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस u की जगह पे आप क्या प्लेस कर दोगे? डावा ऑफ 3xyz बाय डावा x I कैप प्लस डावा u की जगह पे अगेन विल प्लेस द सेम 3xyz डावा y j कैप प्लस डावा u की जगह पे आप अगेन प्लेस कर दो 3xyz बाय डावा z k कैप. है ना? u यहाँ पे भी था, so u की जगह पे ये प्लेस कर दिया, यहाँ पे भी u की जगह पे प्लेस कर दिया और यहाँ पे भी u की जगह पे ये प्लेस कर दिया. राइट? अब देखिए ध्यान से समझना व्हाट आई एम डूइंग हियर. f इज इक्वल टू माइनस. मुझे बता बेटा यहाँ पे मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ इस टर्म में? x के रिस्पेक्ट में. सो y and z will be constant and 3 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है. सो विल रिमूव 3yz आउटसाइड डावा x by डावा x I cap, because we are differentiating here with respect to x, and if we are differentiating with respect to x, so I'll take yz as a constant and 3 is already a constant, तो उसको तो बाहर निकालेंगे. Plus in the same manner here, यहाँ पे मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, and if here we are differentiating with respect to y, so here xz will be treated as constant and 3 is already a constant, so we'll take this out. So 3xz into डावा y by डावा x j cap. Exactly same way में यहाँ पे x और y and 3 they are all constant because we are differentiating here with respect to z. So we'll take 3xy outside डावा z by डावा z. है ना? We have just differentiated it partially. Partially हम इसको differentiate कर रहे हैं. Now this again will become f vector is equal to minus of 3yz I cap. So dx by dx will be 1, as you know. Here dy by dy will be again 1. So this will be simply 3xz. It will be 3xz j cap, and here dz by dz will be 1, and that implies it will be 3xy of k cap. Agreed? Now they are asking us to get the force at कहाँ पे हमें force निकालना है बेटा इस केस में? So here we are 1, 2, 3. So just will place 1, 2, 3 here. So implies that force vector at 1, 2, 3 will be equal to here. We are having y and z, so minus 3. Y we are having is 2 into z we are having is 3 I cap plus x we are having 1 and z 3. So 3 into 1 into 3 of j cap plus 3 x1 into y is 2 k cap. Implies जो force आपका vector आ गया at 1, 2, 3 will be equal to 3 2s are 6 and 6 3s are 18. So minus of 18 I cap plus 9 j cap plus 6 k cap. Right? So by placing the values here,
Hello, sir. You froze. आवाज आ रहा है सभी को? Yeah, sir. Now it's better. Okay. I have lost electricity just now, so I've connected with mobile network. कुछ प्रॉब्लम रहेगा आवाज में मुझे बोल देना. So 3 9 2s are 18, so 18 I cap. This is 3 3s are 9 J cap plus 6 K cap. So by placing the values here, the force which I'll be getting at 1 comma 2 comma 3 will be minus 18 I cap minus of 9 J cap minus of 6 K cap Newton. This is the final answer. सभी को समझ में आया पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब? No, sir, I didn't get it. What you not got बेटा? क्या नहीं मिला आपको समझ? Sir, I didn't understood how you did the calculation. Okay, fine. See here, Shubham, यहाँ देखो. Potential energy we were having बेटा 3xyz. So in place of potential energy we have placed 3xyz. Here also 3xyz and here also 3xyz. Right? I have already said कि for partial नाम से clear है, partial differentiation. तो we are differentiating it partially. So यहाँ पे हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं. मैंने आपको बोला कि अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो y और ये z you'll have to treat them as a constant term. Why? Because we are differentiating it partially. So अगर हम इसको partially differentiate कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में implies कि y और z will remain as a constant and 3 is already a constant. 3 तो पहले से आपको मालूम है कि constant है. तो 3 भी constant है and y and z is a constant for this. So we'll take this out. So 3yz we have taken out of the differentiation. तो अंदर बच जाएगा डा x by डा x I क्या. Right? Exactly same way में यहाँ पे भी हम लोग we are differentiating partially with respect to y. So अगर आप partially y के respect में differentiate कर रहे हो तो आप 3x and z will take this as a constant. तो 3xz को हमने constant ले लिया. It will be डावा y by डावा yj. Fine, Shubham? In this relation यहाँ पे बेटा आप देखो यहाँ पे आप z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो. सो अगर आप यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो सो x and y will be treated as a constant. We'll take this out and 3 is already a constant. तो बाहर ले लिया 3xy. Right? Now this डावा x by डावा x will make 1. डावा y by डावा y will make 1 and डावा z by डावा z will make 1. है ना? मुझे फोर्स कहाँ पे पूछा गया? At 1, 2, 3. So x की जगह पे आप 1 प्लेस कर दो, y की जगह पे आप 2 प्लेस कर दो, z की जगह पे आप 3 प्लेस कर दो. So I place that and this is the final calculation. Okay, sir, got it. जो अभी तक हम डिफरेंशिएशन करते आ रहे थे और जो यहाँ पे मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ दोनों में फर्क क्या है? There we were doing absolute differentiation, complete differentiation. इधर हम लोग क्या कर रहे हैं? We are differentiating it partially. हम partially differentiate कर रहे हैं. और अगर आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आपने इधर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तो y और z कांस्टेंट बिहेव करेगा. अगर मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो x और z कांस्टेंट बिहेव करेगा. और अगर मैं z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं so x and y will be behaving like a constant. Got the point, everyone? Yes, sir. Okay, fine. I'll make one more question on this. So उसके बाद देखो आपको इक्विलिब्रियम के बारे में समझाता हूँ और then we can start with oscillation. So before oscillation ये सब हमें पता रहना चाहिए. मान लो I am giving you a question that potential energy is 2xy plus yz plus 2xz. This is the potential energy which we are having. So आपसे पूछ रहा हूँ मैं find force at 1, 1, 1. Find out the value. Potential energy is given 2xy plus 2yz plus 2zx. Now you have to find the value of force at 1, 1, 1.
Shall I do this? Yes, sir. Chalo. So we need to find the force here. So F is equal to, I know, is dawa u by dawa x I cap plus dawa u by dawa y j cap. And again, we are having plus dawa u by dawa z of k cap. So we have to differentiate it partially. So implies F is equal to minus of dawa 2yz plus 2zx by dawa x I cap plus dawa, we are differentiating it partially, 2xy plus 2yz plus 2zx dawa j k cap 2xy 2yz zx by dawa z of k cap. So we have to differentiate this. Now once we are differentiating, this implies F is equal to minus, I'll write it directly. So here we are differentiating with respect to x, so this will become 2y. यहाँ पे आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये पूरा का पूरा टर्म एक कांस्टेंट हो गया, सो द डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विल बी 0. अब देखो यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ इस वाले टर्म के लिए x के रिस्पेक्ट में, बट दिस टर्म में, ये वाले टर्म में कोई भी x नहीं है. अगर ये टर्म में कोई भी x नहीं है, so with respect to x these term will become constant, and we know कि constant का differentiation क्या है, 0. प्लस यहाँ पर डिफरेंशिएट करोगे आपको आएगा 2z of I cap. You got the point what I've said here? Yes, sir. Good. Here we are differentiating 2yz, and इस टर्म में 2yz में there is no any term of x. तो लॉजिकल बात है कि ये पूरा टर्म एक कांस्टेंट है, और वी नो कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज 0, दैट विल बिकम 0. प्लस यहाँ पे आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, सो हियर इट विल बिकम 2x एंड प्लस हियर इट विल बिकम 2z. यहाँ पे कोई भी y का टर्म नहीं, इट्स अ कांस्टेंट, दैट विल बी 0. प्लस z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हियर इज नो टर्म ऑफ z, सो दिस विल बी 0 ऑब्वियसली. हियर इट विल बी 2y and 2x of k cap. Now we are asking us to they are asking us to get force at 1 comma 1 comma 1 in the vector form. This is actually, so force at 1 comma 1 comma 1 minus 2 into 1 plus 2 into 1 of I cap plus 2 into 1 plus 2 into 1 of j cap plus 2 into 1 and plus 2 into 1 of k cap, right? Now this is 4 I cap plus 4 j cap, so implies ki force vector at 1 comma 1 will be minus of 4 I cap plus of 4 j cap and plus of 4 k cap. This will be my force vector at 1 comma 1 comma 1. So writing this further, the force vector will be minus of 4 I cap minus of 4 j cap minus of 4 k cap, if this was in joules. Got the calculation? Check the calculation properly. आराम से calculation देखो, समझ में आएगा तो फिर आगे बढ़ता हूँ. शुभम समझ गए बेटा तुम्हें calculation properly? Yes, sir, I'm seeing. हाँ, check properly. Medans, Shubham, Diya and Trisha, check the calculation but everyone properly. जैसे आपको समझ में आया कैलकुलेशन ढंग से? Yes, sir, this is correct. Good. You got the answer, Medans? Final? Yes, sir, I got it. Excellent. It's a good problem. हाँ, ये 12th के बच्चे भी गलत करते हैं. उनको समझता ही नहीं कि हो क्या रहा है, पर है बहुत आसान. आप अगर x के रिस्पेक्ट में करोगे तो y z और जो 2 टर्म था यहाँ पे, दे आर कांस्टेंट्स, विल टेक दिस आउट. और अगर कोई भी टर्म नहीं है जैसे 2yz में, so 2yz को we are differentiating with respect to x, so it will become 0.
Shall I move ahead? आगे बढ़े? So can you wait? हाँ, yeah, okay. Okay, shall I move forward? Yes, sir. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि फॉर एग्जांपल विल टेक गो विथ दिस लीनियर, पहले हम बात करते हैं। मान लो एक ब्लॉक यहाँ पे प्लेस किया है लाइक दिस। अब देखो इस ब्लॉक पे अगर आप देखोगे तो इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ क्या फोर्स लग रहा है बेटा? इसका mg लग रहा है, मास टाइम्स ग्रेविटी। और ऊपर की तरफ क्या फोर्स लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर रखा है, सो ग्राउंड पे mg, इसका खुद का वेट mg नीचे एक्ट होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, बराबर ना? आपको ये पता है कि ये ऑब्जेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में, नाइदर ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है ना ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है। इंप्लाइज कि क्या मैं बोल सकता हूँ कि नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg इन दिस केस, है ना? क्योंकि ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में, वर्टिकल डायरेक्शन में। इक्विलिब्रियम में मतलब होने का मतलब क्या है कि इस ब्लॉक पे जो नेट फोर्स लग रहा है दैट शुड बी इक्वल टू 0, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में होगा ना। कुछ सोच के देखिए, अगर ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, इंप्लाइज व्हाट? इस ब्लॉक के ऊपर जितना फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा उतना ही फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, तभी ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में हो सकता है ना, Yes, sir. राइट? सो इफ आई एम सेइंग कि अगर कोई ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, अगर कोई ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, सो इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है कि उस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स इट शुड बी 0। एक्स डायरेक्शन में भी 0 होना चाहिए, वाई डायरेक्शन में भी 0 होना चाहिए, और जेड डायरेक्शन में भी 0 होना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, इक्विलिब्रियम के केस में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, क्या ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहना चाहिए? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 है, इसका क्या मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में भी हो सकता है? थिंक ऑन इट, व्हाट आई हैव आस्क्ड। अगर कोई ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 है, तो नेट फोर्स 0 होने का क्या ये मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, रुका रहेगा, कि वो चल भी सकता है? नहीं, मोशन में भी हो सकता मोशन में भी हो सकता है। कब मोशन में हो सकता है बेटा? है। जिस पे वो ऑब्जेक्ट रखा है अगर वो मोशन, वो भी मोशन, या ऑब्जेक्ट खुद भी चल सकता है ना कांस्टेंट वेलोसिटी से। अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है, और अगर एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब कि नेट फोर्स 0 है, राइट? सो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 है, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट रुका रहेगा। ऑब्जेक्ट चल भी सकता है, और कैसे चल सकता है? तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है ना? एक्सेलरेशन जो यूज में आता है वो वेलोसिटी को चेंज करने के यूज में आता है। अगर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, और अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी कांस्टेंट है, इंप्लाइज कि एक्सेलरेशन 0 है, और अगर एक्सेलरेशन 0 होगा इसका मतलब नेट फोर्स 0 होगा। Am I making sense? समझ में आ रहा है ये पॉइंट सभी को? शुभम क्लियर है? हाँ सर। ओके गुड ऋषभ। सो अगर मैं बोल रहा हूँ बेटा कि ऑब्जेक्ट इज का नेट फोर्स 0 है, इसका ये कतई मतलब नहीं कि ऑब्जेक्ट रुका रहेगा, वो मूव भी कर सकता है। लेकिन कैसे मूव करेगा? तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। इफ देयर इज नो नेट फोर्स इंप्लाइज एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन 0 है, और अगर एक्सेलरेशन 0 है इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट रुका रहेगा। ऑब्जेक्ट कैन मूव, एंड इट कैन मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी।
Making this sense properly? So if there is net force 0 implies object can move, object can be at rest or in motion with uniform velocity, है ना? So अगर net force 0 है implies कि object can be in rest or it can be a motion with uniform velocity. शुभम, मेदांश, क्लियर है दोनों को ये पॉइंट व्हाट आई हैव सेड? Yeah. Okay. अब देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स तो 0 होगा ही, इसके साथ साथ नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए. दिस विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन जब हमारा होगा, उसमें मैं सब टॉर्क के बारे में आपको बताऊंगा. अभी नहीं, अभी सिर्फ हम कंसंट्रेट करेंगे फोर्स पे. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसका मतलब नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए. टॉर्क का मतलब क्या होता है? थोड़ा बहुत हमने डिस्कशन किया होगा. टॉर्क का मतलब होता है रोटेटिंग फोर्स, है ना? वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को घुमाता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं रॉड को यहाँ पे अटैच कर दूं और रॉड को इस पॉइंट पे फिक्स कर दूं, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, करेक्ट, और इधर मैं अगर फोर्स लगा दूं तो क्या ये रॉड रोटेट करेगा? देन इट इज नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम. ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है. ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कब रहेगा बेटा? जब ये नेट टॉर्क इस पे 0 होगा. हाँ, इट कैन रोटेट, वो रोटेट कर सकता है, बट उस पे नेट टॉर्क नहीं लगना चाहिए. अगर उस पे नेट टॉर्क नहीं लग रहा है देन इट इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम. अगर उस पे नेट फोर्स नहीं लग रहा है देन इट इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. और अगर दोनों नहीं लग रहा है तो वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है. समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो अगर इफ आई एम सेइंग बेटा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे सिर्फ नेट फोर्स 0 है, नेट टॉर्क 0 नहीं है, इंप्लाइज कि वो ऑब्जेक्ट सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है. अगर मैं कह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 नहीं है लेकिन नेट टॉर्क 0 है, इसका मतलब दैट ऑब्जेक्ट इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम. और अगर मैं कह रहा हूं कि नेट फोर्स भी 0 है और नेट टॉर्क भी 0 है, इसका मतलब वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है. इज इट ओके? Sir, हाँ, if an object is kept on a surface and the surface is accelerating, हाँ, so the object is in motion but the net force is 0 only, right? नो, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट, अब खुद सोच के देखो, मान लो ये प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पे एक ऑब्जेक्ट रखा है. इट्स अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन, एन एक्सीलेंट. तुम ऐसा सोच रहा है, पढ़ने का यही मतलब होता है. गुड. ये देखो उसने क्या क्वेश्चन पूछा है. उसने पूछा है कि प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है सर, और ये प्लेटफॉर्म एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसके ऊपर तो नेट फोर्स नहीं लग रहा, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए. यही क्वेश्चन है ना विषय? ऑब्जेक्ट, हाँ, ऑब्जेक्ट हैज बीन केप्ट ऑन प्लेटफॉर्म. ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा है लेकिन प्लेटफॉर्म एक्सेलरेट कर रहा है. तो अगर प्लेटफॉर्म एक्सेलरेट कर रहा है तो क्या ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है? आंसर इज नो. ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं है. ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट और ये प्लेटफॉर्म के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो ये कभी भी इसके साथ एक्सेलरेट नहीं करता. इसको एक्सेलरेट कराने वाला कौन है? फ्रिक्शन है. आप खुद सोच के देखो, अगर ये ब्लॉक और इस प्लेटफॉर्म के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ब्लॉक कभी भी एक्सेलरेट नहीं करता. तो पीछे जाएंगे. हाँ, तो वो ये इधर ही रुका रहता है, ये आगे सरक के चला जाता. बराबर ना? So there must be some amount of friction between this block and platform, and because of that friction only this block is accelerating forward with respect to ground. बराबर. अब अगर आप इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इस ब्लॉक पे एक फ्रिक्शन लगता रहेगा. मुझे बताओ, फ्रिक्शन को बैलेंस करने के लिए रिवर्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या? नहीं. तो अगर कोई फोर्स रिवर्स डायरेक्शन में नहीं है जो फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा है, तो क्या इस केस में ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है कि इक्विलिब्रियम में नहीं है? नहीं. गुड, सुपर. राइट. इसकी टॉर्क के ऊपर अभी मैं ज्यादा थेसिस नहीं करूंगा, हम लोग बाद में इसके ऊपर और बहुत कुछ बातें करेंगे, बट फिलहाल हम लोग, मेरा कंसंट्रेशन सिर्फ ये कंसेप्ट समझाने पे है. इंप्लाइज व्हाट? इफ आई एम सेइंग कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पे सिर्फ नेट फोर्स 0 है, ओनली नेट फोर्स 0,
सिर्फ नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब कि वो ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, इंप्लाइज कि वो ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। और अगर उस ऑब्जेक्ट पे सिर्फ नेट टॉर्क 0, इसको टाउ से डिनोट करते हैं, इसका मतलब कि वो ऑब्जेक्ट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम का ये कतई मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहना चाहिए। इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट मूव भी कर सकता है, हाँ, लेकिन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं कर सकता। एक्सेलरेशन शुड बी 0। इट कैन हैव वेलोसिटी और इट कैनॉट हैव वेलोसिटी, दोनों ही कंडीशन सही है ना, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा मतलब उसके पास वेलोसिटी है। सो अगर मैं इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहा हूं, इक्विलिब्रियम के केस में ऑब्जेक्ट कैन हैव वेलोसिटी और कैनॉट हैव वेलोसिटी, but the acceleration of that object should be always 0, तभी वो इक्विलिब्रियम में होगा, राइट। और अगर ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। Am I making sense? इशिता has joined. इशिता, Yes, sir. समझ में आया बेटा ये पूरा कंसेप्ट ढंग से? Yes, sir. ओके, अंकिता, दिया, त्रिशा, is it clear to all? Yes. Okay, Yes, sir. okay, great. It's a good concept बेटा। मालूम है मुझे थोड़ा टफ जा रहा हूं मैं, लेकिन ठीक है, मैं बहुत स्लो जाऊंगा, नहीं समझ में आएगा मुझे रोक देना। क्लियर है सबको? सबको समझ में आ गया तक पॉइंट? हाँ सर। गुड, सुपर। सो इक्विलिब्रियम, 2-3 बातें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है। पहली बात ये बताया कि इक्विलिब्रियम का ये कतई मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट रुका है, ये कतई मतलब नहीं। तो अगर आपसे ओलंपियाड में खासकर पूछे कि अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम शुड बी ऑलवेज एट रेस्ट, तो आपका आंसर होना चाहिए नो, इट कैन बी एट रेस्ट और इट कैन बी इन मोशन। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स, फिर से सुनो, अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, फोर्स 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है mg और नॉर्मल रिएक्शन, फोर्स है, लेकिन नेट फोर्स 0 है। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्या इक्विलिब्रियम में बॉडी पे फोर्स नहीं लगना चाहिए, तो आपका आंसर होगा नहीं, इट कैन एक्ट, लग सकता है, हाँ, लेकिन नेट फोर्स नहीं लग सकता है। नेट फोर्स शुड बी 0 इफ इट इज इन इक्विलिब्रियम। बराबर है क्या पॉइंट यहां तक? Clear? So two very important point. In equilibrium, object can be in rest or it can be in motion. क्या इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगता है? नहीं, गलत बात। ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है, लग सकता है, लेकिन नेट फोर्स नहीं लगेगा। इट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू 0। क्लियर यहां तक? Shall I move ahead? आगे बढ़े? आगे बढ़े? क्लियर हो गया यहां तक पॉइंट सबको ढंग से? शुभम, इज इट क्लियर बेटा? वेदांश, क्लियर है सबको ये पॉइंट? Yes. ओके, नाउ गुड। इक्विलिब्रियम को हम लोग बेसिकली 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। इक्विलिब्रियम को हम लोग 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। Thus one section is called stable equilibrium. ये केमिस्ट्री में भी आप पढ़ोगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और जो तीसरा होता है दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम को हम लोग बेसिकली 3 सेक्शन में या 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऑसिलेशन जो होता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट ऑसिलेशन नहीं हो सकता, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के अबाउट ऑसिलेशन नहीं हो सकता। ऑसिलेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम इंप्लाइज कि नेट फोर्स विल बी 0, नेट टॉर्क विल बी 0, तभी वो इक्विलिब्रियम होगा। अगर नेट फोर्स 0 है या नेट टॉर्क 0 है, देन इट इज इक्विलिब्रियम। अब उस इक्विलिब्रियम को हम लोग फर्दर 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं या 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम।
इसको समझने के लिए आई प्लॉट अ डायग्राम हियर। मान लो मेरा एक ट्रैक है इस वे में, आई एम हैविंग अ ट्रैक लाइक दिस, ऐसा कुछ ट्रैक है। मैंने क्या किया, एक बॉल को यहां प्लेस कर दिया पॉइंट नंबर 1 पे, और एक बॉल को यहां प्लेस कर दिया पॉइंट नंबर बी पे, और एक बॉल को यहां प्लेस कर दिया पॉइंट नंबर सी पे। सो मैंने 3 बॉल्स रखे 3 डिफरेंट पोजीशन पे इस ट्रैक के ऊपर। ये सरफेस फ्लैट है लाइक दिस। अगर आप यहाँ का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इस वाले पॉइंट का, तो आपको क्या दिखेगा बेटा कि नीचे इस पे एक्ट होगा mg, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। और तो कोई फोर्स है नहीं, सिर्फ ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, नीचे mg लग रहा है। एग्जैक्टली सेम वे में अगर आप इस पोजीशन को प्लॉट करोगे, सो हियर आल्सो इट विल बी mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अगर आप यहाँ पे प्लॉट करोगे तो यहाँ पे भी mg नीचे की तरफ लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे ऊपर की तरफ लगेगा। ऐसा ही होगा ना, mg नीचे नॉर्मल ऊपर, mg नीचे नॉर्मल ऊपर, हियर आल्सो mg नीचे नॉर्मल। विल इट बी द केस? होगा ऐसा इस केस में? अब मुझे बताओ, ये जो फर्स्ट केस था, यहाँ पे नेट फोर्स क्या है इन द फर्स्ट केस? सब लोग बोलेंगे इस फर्स्ट केस में नेट फोर्स क्या है बेटा? व्हाट इज नेट फोर्स हियर? कितना नेट फोर्स इस केस में? बोलो कितना फोर्स है नेट? Is the ball moving or? नो, इट्स एट रेस्ट हियर। तो कितना नेट फोर्स है? अरे भाई जितना mg लगेगा, ग्राउंड को उतना ही लगाएगा ना, न्यूटन का थर्ड लॉ। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। सो जितना mg लगेगा ग्राउंड को उतना ही नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। सो नेट फोर्स इस केस में क्या है? 0। इक्विलिब्रियम हो गया। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे भी नेट फोर्स क्या है बी वाले पॉइंट पे? इज इट 0 हियर आल्सो? क्योंकि mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, और जितने अमाउंट में mg लग रहा है उतने ही अमाउंट में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। सो mg ने नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर दिया, तो वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे नेट फोर्स कितना एक्ट हो रहा है? इज इट आल्सो इक्वल टू 0? तो क्या ये भी इक्विलिब्रियम एक तरह का? और अगर आप ये वाले पॉइंट पे देखोगे तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर और mg नीचे, और mg को नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर दे रहा है। तो इस पॉइंट पे भी नेट फोर्स कितना एक्ट हो रहा है? इज इट इक्वल टू 0? है क्या? तो क्या तीनों ही पॉइंट पे, क्या तीनों ही पॉइंट पे, क्या तीनों ही पॉइंट पे नेट फोर्स 0 है? Yes. तीनों ही पॉइंट पे क्या नेट फोर्स 0 है? तो क्या तीनों ही पॉइंट इक्विलिब्रियम है? Yes. राइट? लेकिन तीनों में एक बड़ा डिफरेंस है। आप एक काम करो, पॉइंट नंबर 1 पे ऑब्जेक्ट को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दो। पॉइंट नंबर 1 पे ऑब्जेक्ट को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दो, और ऑब्जेक्ट को स्लाइटली, मार्क में बड़ा, स्लाइटली डिस्प्लेस कर दो। तो ऑब्जेक्ट को आप स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दोगे, तो क्या ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन पे वापस आएगा कि दूर निकल जाएगा? इमेजिन करो, पॉइंट नंबर 1 पे ए पे, ये वाला पॉइंट नंबर ए पे आप ऑब्जेक्ट को स्लाइटली डिस्प्लेस करके रिलीज कर छोड़ दो, तो क्या ऑब्जेक्ट दूर निकल जाएगा कि वापस आ जाएगा? बोलो। अगर मैं पॉइंट नंबर ए पे ऑब्जेक्ट को स्लाइटली डिस्प्लेस करता हूँ, हल्का सा डिस्प्लेस करता हूँ, यहाँ से अलग थोड़ा सा आगे निकालता हूँ या पीछे निकालता हूँ, व्हाटएवर। सो अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ से स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ते हो, तो क्या ये ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को रिटेन करेगा कि दूर निकल के जाएगा? क्या होगा? Move अपने करेगा। So could you repeat your question? हाँ, व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये जो पोजीशन नंबर ए था यहाँ पे, दिस इज माय पोजीशन नंबर ए। अगर मैं पोजीशन नंबर ए पे ऑब्जेक्ट को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया और डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो क्या ये ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को रिटेन करेगा कि दूर निकल के जाएगा? व्हाट विल हैपन विद दिस ऑब्जेक्ट? विल इट रिटेन इट्स पोजीशन कि मूव अवे फ्रॉम इट्स पोजीशन? क्या होगा?
sir, could you repeat again? एम आई ऑडिबल? अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसा है, इस ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस कर दो, अगर इस ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस कर दोगे तो It will थोड़ा down. विल इट कम बैक टू इट्स पोजीशन की यहाँ से दूर निकल के जाएगा? क्या होगा इसके साथ? सर दूर निकल जाएगा। दूर निकल के जाएगा। देन सच टाइप ऑफ, इस केस में अगर वो ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को रिटेन नहीं कर पाता है, देन सच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड अनस्टेबल। अनस्टेबल है ये, क्योंकि अगर आपने ऑब्जेक्ट को स्लाइटली डिस्प्लेस किया और स्लाइटली डिस्प्लेस करने के बाद अगर ये ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को रिटेन नहीं कर पा रहा है, इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। Is it clear? Unstable equilibrium का मतलब क्या है? That if we are displacing the object slightly, so after slight displacement, if the object will not retain its safe position, अगर ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को रिटेन नहीं कर पा रहा है, then such type of equilibrium is called unstable है वो। अगर आपने slightly displace कर दिया तो अपने पोजीशन पे नहीं आ रहा है, वो दूर निकल के जा रहा है, then such type of equilibrium is called unstable, है ना? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां से इस ऑब्जेक्ट को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दूं और स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दूं, तो क्या ये ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन पे रिटेन कर रहा है कि दूर निकल के जा रहा है? कर रहा है, वापस अपने पोजीशन पे आएगा। देन सच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अभी तुम्हें समझ में आएगा कि ऐसे ऑसिलेशन ऐसे ही ना होता है, टू एंड फ्रो, मतलब अगर आप थोड़ा सा आगे लेके जाओगे तो वापस आना चाहिए। अगर आगे लेकर गए और ये दूर निकल के चला गया तो ये ऑसिलेशन कैसे करेगा? वापस आ ही नहीं रहा है। ऑसिलेशन करने के लिए क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट को वापस आना चाहिए कि दूर निकल के जाना चाहिए? अगर ऑसिलेशन करना है तो वापस आना चाहिए। सेंस है इस बात में। तो अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है तो भाई अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ से डिस्प्लेस करके छोड़ दूं तो ऑब्जेक्ट शुड कम बैक और इसमें भी ऑसिलेट करना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को आगे डिस्प्लेस करके छोड़ दे रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट और दूर निकल के जा रहा है। तो क्या इस वाले पोजीशन के अबाउट ऑसिलेशन हो सकता है क्या कि इस वाले पोजीशन के अबाउट? सेकंड। इसलिए एक नया कंसेप्ट बनेगा आपके पास, दैट एनी ऑसिलेशन या एनी एसएचएम विल टेक प्लेस अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम। एसएचएम जो होता है या ऑसिलेशन जो होता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट होता है, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप इक्विलिब्रियम से उसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दोगे तो वापस आएगा नहीं, वो तो दूर निकल के जाएगा। एंड फॉर ऑसिलेशन इट शुड कम बैक, और वो उसके अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करना चाहिए। समझ में आ रहा व्हाट आई एम सेइंग? हाँ, तो अगर आपसे कोई पूछे कि एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशन कौन से इक्विलिब्रियम के अबाउट होता है, ओलंपियाड में क्वेश्चन बन सकता है कि एसएचएम या ऑसिलेशन कौन से इक्विलिब्रियम के अबाउट हो सकता है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? इट शुड बी अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम की अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? स्टेबल, राइट। और स्टेबल इक्विलिब्रियम का पहचान क्या है कि ऑब्जेक्ट को हम मार्क में बड़ा सेइंग स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं 2 किलोमीटर आगे लेके जाओ। ऑब्जेक्ट को आप स्लाइटली डिस्प्लेस करो और ऑब्जेक्ट को स्लाइटली डिस्प्लेस करने के बाद आप देखो कि क्या ये ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को रिटेन कर पा रहा है क्या कि नहीं कर पा रहा है। So if you are displacing the object slightly and after slight displacement, if the object is retaining its position, then such type of equilibrium is called stable. And if after slight displacement object is not able to retain the position, it is moving away from its original position, then that type of equilibrium is called unstable. और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि अगर आप ये ऑब्जेक्ट को यहाँ से स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दो और अगर ऑब्जेक्ट, अब इस केस में क्या होगा, ना ये ऑब्जेक्ट वापस आएगा ना ये ऑब्जेक्ट दूर निकल के जाएगा, अपने नए पोजीशन पे आके वो रुक जाएगा, होगा ना? आप देखो डायग्राम को देख के समझो। अगर मैं इस केस में ऑब्जेक्ट को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दूं, थर्ड केस में सी वाले पार्ट में, तो अगर आप ऑब्जेक्ट को स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दोगे, ऑब्जेक्ट ना तो वापस आएगा ना तो दूर निकल के जाएगा, वो उधर ही रुका रहेगा। देन दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसको हम क्या बोलते हैं?
न्यूट्रल। Am I making sense with this? समझ में आ रहा है? सो इक्विलिब्रियम बेसिकली 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। अगर आपने ऑब्जेक्ट को स्लाइटली डिस्प्लेस किया है और स्लाइटली डिस्प्लेस करने के बाद अगर ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को रिटेन कर पा रहा है, देन दैट इज कॉल्ड स्टेबल। और स्लाइटली डिस्प्लेस करने के बाद अगर ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को रिटेन नहीं कर पा रहा है, वो दूर निकल के जा रहा है, तो अनस्टेबल। और स्लाइटली डिस्प्लेस करने के बाद अगर ऑब्जेक्ट अपने नए पोजीशन पे रुक जा रहा है जाके, देन सच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इज इट क्लियर? तीनों ही केस में नेट फोर्स 0 है, तभी वो इक्विलिब्रियम होगा। तो स्टेबल के केस में भी 0 है, अनस्टेबल के केस में भी 0 और न्यूट्रल के केस में भी 0 है, बट फिर भी डिफरेंट है। Am I making sense? और जो SHM होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा या ऑसिलेशन होगा, दैट विल टेक प्लेस अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट होगा। Am I clear to everyone? सबको क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? Yes, sir. ओके, अब आगे जब बात करते हैं, मुझे बताओ बेटा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा? इमेजिन करो, नेट फोर्स 0। आपको एक बात पता है कि अगर नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब F इज इक्वल टू du by dx होता है, दैट वी नो। F इज इक्वल टू माइनस du by dx हमने प्रूफ किया था। पोटेंशियल एनर्जी को जब आप x के डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको फोर्स मिलेगा। अगर ये इक्विलिब्रियम में है और नेट फोर्स 0 है, तो कैन आई से कि du by dx 0 होगा? तो क्या यहाँ पे भी du by dx 0 होगा, या du by dr आप चाहो तो लिख सकते हो? क्या यहाँ पे भी du by dr 0 होगा? इस वाले पोजीशन पे भी du by dr 0 होगा, और क्या इस वाले पोजीशन पे भी du by dr 0 होगा? मतलब पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं r के साथ डिफरेंशिएट करूं, सो du by dr विल बी 0 फॉर अनस्टेबल आल्सो, इट विल बी 0 फॉर स्टेबल आल्सो, एंड इट विल बी 0 फॉर न्यूट्रल आल्सो। तीनों ही केस में 0 होगा। और क्यों 0 होगा? क्योंकि तीनों ही केस में नेट फोर्स 0 है। हाँ या ना? बोलो, सब समझ में आ रहा है सबको कि टफ ज्यादा हो जा रहा है? टफ ज्यादा हो जा रहा है? थोड़ा नीचे करूं कि समझ में आ रहा है सभी को? समझ आ रहा है। हाँ, नहीं आएगा मुझे रोक देना, मैं थोड़ा नीचे चला जाऊंगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको समझेगा ये सारी बातें, राइट? अगर ये समझ में आ जाएगा फिर मैं SHM को कुछ अलग लेवल पे पढ़ाऊंगा। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो SHM को फिर मैं नीचे लेके चलूंगा। सबको समझ रहा है ये पॉइंट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? वेदांश, अंकिता, अंकिता समझा बेटा तुम्हें पूरा कंसेप्ट? Yes. ओके। अब स्टेबल नेट फोर्स 0, अनस्टेबल नेट फोर्स 0, न्यूट्रल नेट फोर्स 0, तीनों ही केस में नेट फोर्स 0। और अगर आपको पता है कि F इज इक्वल टू du माइनस ऑफ du by dr होता है, अगर नेट फोर्स 0 हो गया, इसका मतलब du by dr भी 0 हो जाएगा। सो du by dr स्टेबल में भी 0 होगा, du by dr अनस्टेबल में भी 0 होगा, और du by dr न्यूट्रल में भी 0 होगा, राइट? अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, du by dr बेसिकली है क्या? है तो स्लोप है ना। du by dr बेसिकली क्या है? ये तो स्लोप है ना, डिस्प्लेसमेंट का, पोटेंशियल एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट के साथ स्लोप है ना। स्लोप कब 0 होता है? अगर मैं बोल रहा हूं कि du by dr 0 है, तो du by dr मतलब स्लोप कब 0 होता है? पीछे याद करो, मैंने बहुत स्टार्टिंग में पढ़ाया था इसे बातें। व्हेन कैन बी द स्लोप 0? जब आपका मैक्सिमा बने पोटेंशियल एनर्जी। Sir, it is at maximum or minimum. मिनिमा, मैक्सिमा पे भी 0 होता है ना, मिनिमा पे भी स्लोप 0 होता है। और अगर मेरा पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, तो क्या मैं कांस्टेंट के टर्म्स में कोई अगर डिफरेंशिएट करूं तो भी क्या 0 ही आएगा? Yes. सो इफ du by dr इज 0, अगर du by dr ये टर्म अगर 0 है, तो du by dr 0 होने का मतलब 3 कंडीशन है, या तो पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, or the potential energy is minimum, or the potential energy is constant, right? So if du by dr is 0 implies 3 conditions। 3 चीज बताता है वो मुझे
कि या तो भाई आपका यू कांस्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, या तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, या तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। दिस 3 कंडीशंस कैन बी देयर। तीनों में से कुछ भी हो सकता है। हाँ या ना? सो du by dr 0 होने से मुझे ये क्लैरिटी नहीं आ रहा है कि u मैक्सिमम है कि u मिनिमम है कि u 0, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ से, राइट? बट तीनों ही केस में du by dr 0 होगा, वेदर इट इज स्टेबल केस, अनस्टेबल केस और न्यूट्रल केस। Am I making sense? क्लियर हो रहा है पॉइंट यहाँ तक सबको? Yes, sir. ओके। अब मुझे बताओ, अगर मेरा ऑब्जेक्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है कि मैक्सिमम है? इन दैट केस पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम कि मैक्सिमम? समझेंगे इस बात को। मैं एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ, वेरी वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल। मान लो आपके पास 1000 रुपीज है और जो आपको आज के 2 घंटे में इन्वेस्ट कर देना है, खत्म खर्चा कर लेना है। एग्जाम्पल समझना, तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। सो यू आर हैविंग 1000 रुपीज विच यू हैव टू स्पेंड इन 1 आवर और 2 आवर, राइट? तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। यू कैन गो डोमिनोज, पिज्जा हट, मैकडी, बहुत जगह पे जा सकते हैं हमारे, क्योंकि मेरे पास कैपिटल ज्यादा है, पैसे ज्यादा है। यू कैन गो एनीवेयर, रेस्टोरेंट में जा सकते हो, मैकडी, पिज्जा हट, कई सिनेमा देख सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, राइट? सो अगर आपके पास 1000 रुपीज है विच यू हैव टू स्पेंड इन 1 आवर, उस केस में आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। तो मुझे बताओ कि आप स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो कि अनस्टेबल में हो? आर यू इन स्टेबल कंडीशन कि अनस्टेबल कंडीशन? स्टेबल। ठीक और नहीं? यू आर हैविंग लॉट ऑफ कैपिटल, राइट? आपके पास 1000 रुपए विच यू हैव टू स्पेंड इन 1 आवर, फाइन। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं, यार लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर। सो उस कंडीशन में आप स्टेबल रहोगे कि अनस्टेबल? आपको लगेगा मैं इधर भी जाऊं, उधर भी जाऊं, उधर भी, आप अनस्टेबल में रहोगे, राइट? अब लेकिन इमेजिन करो आपके पास सिर्फ 10 रुपए है, आपके सारे ऑप्शंस बंद हो गए, सिर्फ आपको समोसा दिखेगा या वड़ा पाव दिखेगा, व्हाटएवर। उस केस में आप जो हो वो स्टेबल में हो कि अनस्टेबल में हो? यू हैव ओनली वन पाथ, आपको एक ही जगह जाना है, दैट इज समोसा या वड़ा पाव, व्हाटएवर। स्टेबल, फिक्स है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे सामने। वी कांट गो, मेरे पास उतना एनर्जी ही नहीं है पीछे जो मुझे सपोर्ट करेगा वहां जाने के लिए, राइट? तो इसका मतलब कि अगर मेरे पास एनर्जी कम है तो मैं स्टेबल रहूंगा कि अनस्टेबल रहूंगा? सोच के बताना। अगर मेरे पास एनर्जी मिनिमम है उस केस में मैं स्टेबल हूं कि अनस्टेबल हूं? बोलो कौन से कंडीशन में है? इफ वी आर हैविंग लेस एनर्जी, इन दैट केस आर वी इन स्टेबल कंडीशन कि अनस्टेबल कंडीशन? हाँ विषय, कौन से कंडीशन में बेटा? बोलो कौन से कंडीशन में है? स्टेबल है ना, क्योंकि मेरे पास एनर्जी कम है, कैपिटल ही कम है, तो मेरे पास एक ऑप्शन फिक्स है कि मुझे इधर ही जाना है, स्टेबिलिटी है दिमाग में, यू हैव टू गो हियर ओनली, राइट? सो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, इंप्लाइज यू आर इन स्टेबल कंडीशन, यू आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि आपके पास एनर्जी ही नहीं है जो आपको पंप कर रहा है कहीं भी जाने के लिए, राइट? सो अगर मेरे पास उतना फाइनेंस नहीं है, उतना कैपिटल नहीं है जो मुझे कहीं भी जाने को सपोर्ट करे, तो मेरे पास एक रास्ता फिक्स हो गया, मेरे पास एक स्टेबिलिटी आ गया कि इधर ही जाने का है और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, राइट? देन सच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो इन केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम, एनर्जी मिनिमम रहेगा। एनर्जी अगर मैक्सिमम होगा तो आप एक्साइटेड स्टेट में रहोगे, और उस केस में आपको स्टेबिलिटी ही नहीं रहेगा किधर क्या करने का, राइट? सो इन केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम यू विल बी हैविंग मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, इस केस, यस, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी आपका मैक्सिमम है। आपको समझ ही नहीं रहा करना क्या है, लॉट ऑफ ऑप्शंस आ देयर, तो क्लैरिटी ही नहीं है, तो आपके ब्रेन में आप अनस्टेबल हो, किसको अप्रोच करूं मैं, राइट? सो अगर आपके पास फाइनेंस और कैपिटल इतना ज्यादा है कि आपको लॉट ऑफ चॉइसेस आर देयर ना, उस केस में आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं रहेगा,
दूसरे टेंजेंट में मत सोचना है, यू थिंक ऑन द वे जैसे मैं आपको सोचने को लगा रहा हूँ, राइट। सो अगर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, यू आर इन स्टेबल कंडीशन। अगर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यू आर इन अनस्टेबल कंडीशन। और अगर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, देन यू आर इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। देखो यहाँ हाइट का चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। मैं सबको अच्छे से डिक्टेट करूंगा, डोंट वरी। पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट इन दिस केस। है ना। So if potential energy is minimum, stable. If it is maximum, unstable. If it is constant, then neutral. Okay. Minimum, minima का condition क्या था? What was the condition for minimum? d2y by dx square, was it less than 0 ki more than 0 for minima? मिनिमा का कंडीशन क्या था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप शुड बी ग्रेटर देन 0 कि लेस देन 0? Sir, for minima it should be greater, and for maxima it should be less. फॉर मिनिमा, यस करेक्ट। सो अनस्टेबल के लिए इसका मतलब मिनिमा की बात करें, सो d2y by dx square should be greater than 0, तभी मिनिमा होगा ना। और अगर आप मैक्सिमा के लिए बात करो, इंप्लाइज कि इस केस में d2u by dx square should be less than 0 for maxima, and for minima this will be the case. और अगर आप न्यूट्रल के बारे में बात करो, इंप्लाइज d2u by dx square should be equal to 0. Is it clear? So if we are dealing for unstable equilibrium, potential energy, if force net is constant, du by dx is 0, है ना, maximum होगा potential energy, and d2u by dx square will be less than 0. So अगर मैं इसको summarize करके इधर लिख दूं, so for unstable equilibrium, so अगर आप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करोगे, implies net force should be equal to 0, number 1 point. Number 2 point, du by dx will be equal to 0, ये तो होगा ही. Number 3 point, potential energy will be maximum, right? Number 4 point, d2u by dx square should be less than 0, है ना. और number 5th point, if object is slightly displaced, क्या होगा, वापस आएगा कि दूर निकल जाएगा? तो निकाल दो। हाँ, move away from equilibrium position. Is it fine? Clarity है यहाँ तक point? This is the condition for unstable equilibrium. नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं.
हो गया? Shall I move forward? So one second. Done? Shall I move ahead? Yes. Okay. चलिए next we'll go to the stable equilibrium. Conditions लिख लेते हैं बस एक बार फटाफट. So this is stable equilibrium here. यहाँ का भी वही conditions. So number one condition that F net will be equal to 0. Net force तो 0 होगा ही होगा. Net torque भी 0 होगा to be more precise. Okay. The second is du by dx. ये भी होना चाहिए. Okay. इस केस में potential energy क्या होना चाहिए? Minimum की maximum? For this case, Minimum. Minimum. Correct. So here potential energy should be minimum. अगर potential energy minimum है, implies कि d2u by dx square less than 0 की more than 0? Less than. No, sir, more than 0. Here it is less than 0, no, but it is more than 0. Right? Point number 5. अगर आप ऑब्जेक्ट को स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे, will it come to retain the original position की move away? क्या होगा? If object is slightly displaced from equilibrium, stable equilibrium position, then it will retain its ओरिजिनल पोजीशन, है ना? So, अगर आप इफ ऑब्जेक्ट को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दो उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से, देन इट विल रिटेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, राइट? नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसका पार्ट नहीं है, ऑसिलेशन will take place about स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना? जो ऑसिलेशन है वो ऑसिलेशन स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट ही होता है.
Fine. Shall I move ahead? So one second. हाँ लिख लो. It's a very very good concept और ये one of the crux है मैकेनिक्स का. इस पे बहुत कुछ आएगा आपको पढ़ने के लिए. ओके. लास्ट लिख ले पॉइंट हमारे. नेक्स्ट वन इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. ओके. सो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा बेटा? यहाँ पे भी नेट फोर्स क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट 0. 0. ओके. सेकेंड पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी या फिर पहला सेकेंड पॉइंट तुम्हारा ये था ना. सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा? दैट du by dx will be equal to 0. थर्ड पॉइंट क्या होगा? दैट पोटेंशियल Potential energy will be constant. yes energy will remain constant है ना. पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा. थर्ड पॉइंट हो गया. फोर्थ पॉइंट d2u by dx square this will be equal to what? 0. Fifth point if object is slightly displaced then it will remain at its न्यू पोजीशन. अगर आप ऑब्जेक्ट को स्लाइटली डिस्प्लेस करने का मतलब है, मैं आगे बताऊंगा. अगर आप ऑब्जेक्ट को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दो उस केस में ऑब्जेक्ट अपने नए पोजीशन पे ही रुका रहेगा, ना इधर वो पीछे जाएगा ना वो आगे जाएगा. चलो करेक्ट क्वेश्चंस इसके बेसिस पे. अंकिता, त्रिशा, दिया, सबको समझ में आ गया बेटा पॉइंट्स? ओके वेरी गुड. त्रिशा एंड दिया, इज इट क्लियर बोथ ऑफ यू? Yes, sir. चलिए क्वेश्चंस करते हैं. मान लो मैंने आपसे एक चीज पूछा है दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x जूल, जहां पे x को मैंने मीटर्स में मेजर किया है. x इज मेजर्ड इन मीटर्स. आपसे क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द पोजीशन वेयर इट विल बी इन इक्विलिब्रियम. फाइंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम and also find
टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। करिए। चलो करो मैं इसको सॉल्व। देखिए एक करके बताता हूँ कैसे डील करोगे आप। पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या दिया बेटा, इट इज गिवन टू अस इज x स्क्वायर माइनस 4x। तो पहले एक काम करो, आप इसको डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में। सो du by dx will be dx square by dx minus of d4x by dx. So this 4 is constant, so we will take this out. So du by dx, एक लाइन और लिख देता हूँ, dx square by dx minus 4 of dx by dx। अगर आप सॉल्व करोगे implies du by dx will be equal to 2x minus 4। अच्छा मुझे बताओ फॉर इक्विलिब्रियम, एनी ऑफ द इक्विलिब्रियम, मुझे पता नहीं है कौन सा इक्विलिब्रियम है, तो आप कोई भी इक्विलिब्रियम के बारे में बात करोगे। सो फॉर इक्विलिब्रियम du by dx ये किसके बराबर में होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। अगर आप इक्विलिब्रियम के बारे में बात करोगे, सो फॉर इक्विलिब्रियम du by dx शुड बी इक्वल टू 0। अगर आपका du by dx 0 के बराबर है, implies that 2x minus 4 will be equal to 0 and 2x is equal to 4, implies सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू क्या आ गया, 2 मीटर्स, है ना। सो इक्विलिब्रियम जो होगा वो x is equal to 2 पे होगा। यहां तक तो मुझे क्लैरिटी है कि x is equal to 2 वो पॉइंट है जहां पे इक्विलिब्रियम हो रहा है, क्योंकि x is equal to 2 पे ही du by dx 0 है। अब x is equal to 2 पे है क्या, इज इट अ स्टेबल इक्विलिब्रियम की अनस्टेबल, वो चेक करते हैं। सो उसके लिए आप क्या करोगे, देखो du by dx आपके पास था 2x minus 4, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो। सो du by dx स्क्वायर d of 2x by dx minus of d of 4 by dx, ये 2 कांस्टेंट, वी कैन टेक दिस आउट। सो implies कि d2u by dx स्क्वायर dx by dx। Sir, this is also like the maximum minimum method, right? yes the same thing here, वही चीज इधर भी कर रहे हैं, जो हमने वहां पढ़ा था उसके देखो एप्लीकेशन कैसे हो रहा है। So implies what we are having, that d2u by dx square is 2 minus of 0, that is equal to 2 if it is more than 0। अब मुझे बताओ अगर डबल डिफरेंशिएशन d2u by dx square if it is more than 0 तो क्या बनेगा, मिनिमा की मैक्सिमा, सॉरी स्टेबल की अनस्टेबल, Stable. स्टेबल। सो वी कैन से कि at x is equal to 2 particle will be in stable equilibrium। Is it fine? समझ में आया शुभम, क्लियर है पॉइंट? Yes, ओके, गुड क्वेश्चन है, आसान कुछ है नहीं इसमें, लेकिन कंसेप्ट बहुत अच्छा है। देखो आपको सिर्फ ये नहीं पता चला कि तुम्हें इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिल रहा है, इक्विलिब्रियम तो मिल ही रहा है, लेकिन वहां पे कौन सा इक्विलिब्रियम हो रहा है ये भी हमने को पता है कि सिंस डबल डेरिवेटिव इज मोर देन 0, इसका मतलब कि वी आर हैविंग देयर स्टेबल इक्विलिब्रियम।
यानी x इज इक्वल टू 2 पे मिनिमा बनेगा। x इज इक्वल टू 2 पे पोटेंशियल एनर्जी आपका मिनिमम होगा। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ इसका मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो कैसे निकालोगे? अगर आपसे ये पूछ दिया मान लो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, सो x की जगह पे आप क्या प्लेस कर दोगे? दिस इज 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, सो 2 का स्क्वायर इज 4, सो 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, 4 टू जार 8। सो बेसिकली कि जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है ये 4 माइनस ऑफ 8 मतलब -4 जूल, ये आपका मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, सो दिस कैन बी कैलकुलेटेड लाइक दिस। Is it clear? चलो एक क्वेश्चन और बनाता हूँ। Sir, हाँ बेटा, what is the application of finding if it is unstable? यस ऐसे ही सेड अंकिता, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि ऑसिलेशन किस पॉइंट के अबाउट होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट होगा कि अनस्टेबल के अबाउट होगा। सो वी नो इट इज अबाउट स्टेबल। तो आपको पहले तो वो इक्विलिब्रियम पता होना चाहिए ना, तब तो आप ऑसिलेट कराओगे ऑब्जेक्ट को। तुमने देखा होगा जो आपके घर में पेंडुलम वॉच होता है, आजकल तो सब डिजिटल आ गया, सब पेंडुलम वॉच में आपने देखा होगा ऐसे ऑसिलेट करते रहता है। तो उसका ये वाला जो पोजीशन है ना जहाँ पे वर्टिकली नीचे होता है, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, तभी वो उसके अबाउट ऑसिलेट करता है। सो देयर इज अ वाइड एप्लीकेशन ऑफ दिस, वाइड एप्लीकेशन आई एम सेइंग, है ना। पूरा मैकेनिक्स में ये इक्विलिब्रियम का कांसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम के अबाउट ऑसिलेशन होता है, और ऑसिलेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मूवमेंट जिससे हम लोग बहुत कुछ बनाते हैं। ऑसिलेट करा के हम एनर्जी को कम ज्यादा कर सकते हैं। आप इमेजिन करो अगर स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक लगा है ना, और अगर स्प्रिंग आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा है तो एक टाइम पे एनर्जी मिनिमम होगा, एक टाइम पे मैक्सिमम होगा, फिर मिनिमम होगा, फिर मैक्सिमम होगा, राइट। सो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? हाँ शुभम बोलो। Sir, could you go to the previous question of u is equal to x square minus 4 is Yeah. 1 minute? हाँ अंकिता समझ में आया बेटा व्हाट आई हैव सेड? दिस Yes, sir. इज हैविंग अ वाइड एप्लीकेशन अंकिता, वाइड एप्लीकेशन आई एम सेइंग, और ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है एक्चुअली। अब देखो अगर आपको कोई पोटेंशियल एनर्जी दे देगा ना अंकिता तुम्हें, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी देने के बाद 2-3 बातें समझ में आ जाएगी कि भाई वहां पे इक्विलिब्रियम है क्या, ये पता चलेगा। अच्छा अगर इक्विलिब्रियम है तो कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है। अगर अनस्टेबल या न्यूट्रल होगा तो उसके अबाउट ऑसिलेट कर ही नहीं सकता, वो तो हमेशा स्टेबल के अबाउट करता है। हाँ शुभम हो गया, डन। Just a minute. वेदांत समझ में आया बेटा कॉन्सेप्ट ये? Yes. ऋषय त्रिशा क्लियर है? Yes, sir. ओके इसी तक समझ में आया बेटा तुम्हें पॉइंट ढंग से? Yes, sir. ओके ये समझ में आएगा तो फिर देखो मैं ऑसिलेशन थोड़ा सा अच्छा पढ़ाऊंगा। I'll take to some higher level. Then ओके चलो एक आधा क्वेश्चन और करके मुझे बता दो, फिर ऑसिलेशन को थोड़ा बहुत डिफाइन कर देता हूँ। और अब अगला जो सिलेबस में बना रहा हूँ वर्किंग ऑन इट, उसमें मैं पूरा सर्कुलर का पार्ट लूंगा, टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा, रोटेशन, राइट। तो ताकि ये पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको 11th-12th के सारे चैप्टर्स का आइडिया रहे, सारे चैप्टर्स का, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक मैं ऐसा बना रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस 2 जूल्स फॉर एग्जाम्पल, और x here is measured in meters. आपसे पूछा गया है फाइंड x where body will be in equilibrium. And also find
type of equilibrium. Done. करता हूं मैं भी. Sir, can you give 2 minutes more? Okay. Done, sir. Okay. So potential energy is given to us is x square minus 6x plus 2. The first task is we will differentiate this. So du by dx minus 6 dx by dx. So this will be 0. Implies du by dx minus 6. So we know for equilibrium, du by dx, this should be equal to 0. Implies if we are doing so in इसका मतलब कि 2x minus 6 will be equal to 0. So 2x will be equal to 6. 3 implies x will be 3. So x is equal to 3 is a point where it will have equilibrium, है ना? So पहला task तो ये हो जाएगा. So at x is equal to 3, body will be in equilibrium, right? अच्छा, अब अगर ये body equilibrium में है, x is equal to 3, we'll check the type of equilibrium. So we are having that du by dx has 2x minus 6. Differentiate this again. So d2u by dx square dx by dx minus 6 of minus of d6 by dx. So again this will be equal to 0. Implies what we are getting, that d2u by dx square is equal to what? 2. And if it is greater than 0, तो कौन सा equilibrium होगा? Stable, unstable? Which type of equilibrium will be there? Stable, ना? Stable. So correct. So we are having at x is equal to 3, body will be in stable equilibrium. है ना? In this case, body will be in stable equilibrium. खत्म. अगर आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछे मिनिमम इस केस में, क्योंकि वो स्टेबल है, सो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम विल बी इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली दिया है, सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट? एक्स स्क्वायर minus of 6x plus 2.
सो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम x की जगह पे आप क्या प्लेस करोगे 3, दैट इज 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 2, सो 9 प्लस 2 11 is this is 18. तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कितना हो जाएगा 11 माइनस ऑफ 18, दैट इज माइनस ऑफ 7 joules. डन, क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? आ गया था सभी का ये आंसर? Yes. ओके गुड, रिमेनिंग स्टूडेंट सबको आ गया था? और कराओ इस टाइप का बेटा कि समझ में आ गया कंसेप्ट? समझ गया, आगे। अब सर हमें योना ही ढूंढना था ना उसमें? नहीं ढूंढना नहीं, तो मैंने एक्स्ट्रा करके बता दिया। सिर्फ आपसे ये पूछा था कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, और अगर होगा तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, विल इट बी स्टेबल, अनस्टेबल या न्यूट्रल। फाइन, समझ गया सबको? हाँ ऋषय, इशिता, और कराओ बेटा कि समझ में आ गया, आगे बढ़ जाओ। Sir, understood. ओके ग्रेट। अगर हम अब आते हैं ऑसिलेशन के बारे में। सो ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है कि इस केस में पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन में है, टू एंड फ्रो मोशन में है। अगर पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन में है, इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा है मिड पॉइंट के अबाउट। सो इंप्लाइज कि यहाँ पे मेरा मिड पॉइंट है या इक्विलिब्रियम पॉइंट है। सो हियर वी आर हैविंग मिड पॉइंट, इसको हम लोग डिनोट करेंगे MP से। मिड पॉइंट का मतलब हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो ये वो पॉइंट है जिस आपका मिड पॉइंट है, इसको MP का मतलब हो गया मिड पॉइंट, या इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट। अब क्या होगा, एक मिड पॉइंट से मान लेते हैं ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, ऑब्जेक्ट आगे जाएगा, इसका वेलोसिटी घटेगा, क्योंकि स्लाइड डिस्प्लेसमेंट के बाद फिर एक थोड़ा सा आगे जाके ये रुक जाएगा। ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट हो गया, इसके आगे ये नहीं जा सकता, है ना। और एक्सट्रीम पॉइंट, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से इधर गया, और इसके बाद फिर क्या हो गया, एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच के आके रुक गया मोमेंटरली। मतलब अगर ये एक्सट्रीम पॉइंट पे आ रहा है, रुक जा रहा है, तो इसका मतलब कि इसका वेलोसिटी एक्सट्रीम पॉइंट पे 0 हो जाएगा। और फिर ये क्या करेगा, फिर वापस ये पीछे आना चालू करेगा, पीछे आएगा, यहाँ पे पहुंचेगा, फिर इसके बाद ये आगे बढ़ते जाएगा, और यहाँ पे आकर ये फिर से एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंचेगा, और बाद में फिर ये रिटर्न होके ऐसे आएगा, फिर ऐसे गया और वापस फिर से ऐसे आ गया, और इस वे में ऐसा ऑसिलेट करता रहेगा। सो यहाँ पे भी एक्सट्रीम पॉइंट पे इसका वेलोसिटी 0 होगा, और यहाँ पे भी एक्सट्रीम पॉइंट पे इसका वेलोसिटी 0 होगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? ऑसिलेशन में क्या हो गया, सो पार्टिकल मिड पॉइंट से इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन से, अच्छा यहाँ पे कौन सा इक्विलिब्रियम है एक्चुअली, अगर मैं यहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये तो क्लैरिटी हो गया यहाँ पे। सो यहाँ पे जो हमारा इक्विलिब्रियम है, ये मेरा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये मेरा स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब खुद सोचिए, अब यहाँ से पार्टिकल आगे जा रहा है तो इसका वेलोसिटी आगे है। अब मुझे बताओ, जब पार्टिकल मिड पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ जा रहा है, यहाँ से जब पार्टिकल इधर एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ जा रहा है, तो इसका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? पार्टिकल, रिस्पॉन्ड करना सब लोग, पार्टिकल जब मिड पॉइंट से आगे बढ़ रहा है टुवर्ड्स एक्सट्रीम पॉइंट, तो जब पार्टिकल मिड पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ जा रहा है, तो पार्टिकल का वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और डिक्रीज होते फाइनली एक्सट्रीम पॉइंट पे जाके उसका वेलोसिटी 0 हो गया। अब मुझे बताओ, अगर ये पार्टिकल, 1 सेकेंड है बेटा, सो अगर ये पार्टिकल मिड पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ जा रहा है, फ्रॉम मिड पॉइंट टू एक्सट्रीम पॉइंट, तो पार्टिकल का वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, राइट। तभी एक्सट्रीम पॉइंट पे आने के बाद इसका वेलोसिटी 0 हो गया। अब मुझे बताओ, अगर पार्टिकल मिड पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट पे जा रहा है, इसका वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, इंप्लाइज कि एक्सेलरेशन जो होगा वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो?
किधर होगा एक्सेलरेशन, बोलिए। पार्टिकल मिड पॉइंट से आगे बढ़ता जा रहा है, एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ जा रहा है। तुमने ही मुझे बोला कि सर जब पार्टिकल मिड पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ जाएगा तो पार्टिकल का वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, तभी तो एक्सट्रीम पॉइंट पे जाके वो 0 हो गया और बाद में वो रिटर्न हो जाएगा, राइट। सो जब वो मिड पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ जा रहा है उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। अब अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है इसका, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में है कि उसके ऑपोजिट में है? किधर है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी के डायरेक्शन में है कि उसके ऑपोजिट है? ऑपोजिट। ऑपोजिट। इसका मतलब जब पार्टिकल यहां से इधर जाएगा तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा। होगा क्या एक्सेलरेशन इधर? अभी ये पार्टिकल अगर ये मिड पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट पे पार्टिकल इधर जा रहा है तो क्या एक्सेलरेशन पीछे लग रहा है? तभी तो उसका वेलोसिटी को डिक्रीज करते 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 एक्सट्रीम पॉइंट पे जाके उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। हाँ या ना? यस या नो, बोलो सब लोग। रिसर्च समझ में आ रहा है बेटा व्हाट आई एम सेइंग? जब ये पार्टिकल बोलना सब लोग, तभी मुझे समझेगा, और ये जब तक समझेगा नहीं बात बनेगा नहीं। बेसिक बेसिक बातें हैं, और सिर्फ 10 मिनट समझ लो, बाकी फिर तुम खुद खेलने लगोगे। बस 10 मिनट समझ लो ढंग से। पार्टिकल जब ये मिड पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ जा रहा है तो इस पार्टिकल का वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? तो मुझे क्लैरिटी है कि जब ये यहाँ से इधर की तरफ जा रहा है वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है इसका। अगर इसका वेलोसिटी मिड पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट जाते जाते डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कि एक्सीलरेशन वेलोसिटी के फेवर में होगा कि उसके अगेंस्ट होगा? अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब अगेंस्ट होगा ना, तो एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा। अब देखो, फिर ये पार्टिकल यहाँ से घूमते घूमते यहाँ आया, एक्सेलरेशन अभी भी उधर ही लग रहा है। अब जब पार्टिकल ये मिड पॉइंट के बाद इधर जाने लगा, तो पार्टिकल फिर जब मिड पॉइंट के बाद इधर जाने लगेगा तो इस पार्टिकल का वेलोसिटी फिर से अब इधर जाने के बाद इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। अगर ये पार्टिकल यहाँ से इधर क्रॉस होने के बाद ये पार्टिकल का वेलोसिटी डिक्रीज होते 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 फाइनली 0 हो जाएगा, तो इस केस में एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट की टुवर्ड्स राइट? Right. राइट, वेरी गुड। सो इस केस में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये हो जाएगा। अब जरा मुझे एक बात सोचिए, अगर पार्टिकल ऑसिलेशन में है तो क्या एक्सेलरेशन अपना डायरेक्शन बदल रहा है? खुद सोच कर देखो, क्या एक्सेलरेशन अपना डायरेक्शन बदल रहा है? मिड पॉइंट के राइट साइड में एक्सेलरेशन लेफ्ट में लगेगा और मिड पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक्सेलरेशन राइट में लग रहा है या नहीं? वेदांश, गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. ओके, सो कैन आई मेक अ स्टेटमेंट? क्या मैं एक स्टेटमेंट बना सकता हूँ कि ऑसिलेशन के केस में एक्सेलरेशन या फोर्स, अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन का भी वही डायरेक्शन होगा जो फोर्स का डायरेक्शन है। तो कैन आई मेक अ स्टेटमेंट कि फॉर ऑसिलेशन force will be always directed towards mid point? देखो, इधर भी जब ये पार्टिकल जा रहा था तभी भी फोर्स मिड पॉइंट की तरफ लग रहा था, और पार्टिकल जब इधर जा रहा है वापस आ रहा है तो भी फोर्स मिड पॉइंट की तरफ लग रहा है। इधर जाते वक्त और आते वक्त भी मिड पॉइंट की तरफ था। तो क्या मैं एक स्टेटमेंट बना सकता हूँ कि अगर पार्टिकल ऑसिलेशन में है तो फोर्स विल बी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मिड पॉइंट? कैन आई मेक दिस स्टेटमेंट? शुभम, त्रिशा, अंकिता, सब लोग बोलो बेटा, क्या मैं एक स्टेटमेंट बना सकता हूं? समझ में आ रहा है सबको कि टफ जा रहा है? समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? अगर ये पार्टिकल राइट में जा रहा है तो एक्सीलरेशन लेफ्ट में लग रहा है, अगर लेफ्ट में जा रहा है तो एक्सीलरेशन राइट में लग रहा है। तो क्या मैं एक ऐसा स्टेटमेंट बना सकता हूं कि अगर पार्टिकल ऑसिलेशन में है तो पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स विल बी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मिड पॉइंट? कैन वी मेक दिस स्टेटमेंट एवरीवन? Yes, sir. ओके, ग्रेट, सुपर। सो लिखिए पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर ऑसिलेशन अभी तक जितना हमने पढ़ा है वो कितना समझा है और उसका कितना अच्छा हम एप्लीकेशन कर पाएंगे वो अब समझ में आएगा। ये पूरा जो पढ़ा उसका एक क्रक्स यहाँ पे लगे, सब कुछ लगेगा यहाँ पे, एनर्जी, फोर्स, काइनेमेटिक्स, सब कुछ। फॉर ऑसिलेशन फोर्स विल बी
force will be always directed towards midpoint, है ना. For oscillation, force will be always directed towards midpoint. Yes or no? अगर आप ऑसिलेशन के बारे में बात करोगे तो फॉर ऑसिलेशन फोर्स शुड बी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मिड पॉइंट. शुभम, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. अब मुझे एक बात बताइए, एक्सट्रीम पॉइंट पे, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट पे, वेदर इट इज पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉइंट या नेगेटिव एक्सट्रीम पॉइंट, दोनों ही एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा? What will be the velocity of particle at either extreme points, positive या negative, फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो. सो अच्छा, अगर एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है तो कैन आई से कि एक्सट्रीम पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगा? Yes, sir. So one very important point, for extreme point या at extreme point, ज्यादा अच्छा रहेगा अगर मैं वर्ड at यूज करता हूँ. So at extreme point, velocity will be zero, and hence it will have no kinetic energy. अच्छा, अब मुझे आप बताइए खुद से सोच समझ के, वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पे रहेगा? वेयर विल बी द वेलोसिटी मैक्सिमम पूरे ऑसिलेशन में? पूरे ऑसिलेशन में वेलोसिटी कहां मैक्सिमम रहेगा? देखो ना, यहां से आगे बढ़ते जा रहा है, वेलोसिटी घटते घटते फिर आके यहाँ पे बढ़ेगा, फिर इस पर डिक्रीज, तो क्या है, मैं बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम एट मिड पॉइंट. Yes, sir. Okay, and hence the kinetic energy will be maximum for midpoint. तो अगर वो एक्सट्रीम पे है काइनेटिक जीरो, फिर वापस आया मिड पे काइनेटिक मैक्सिमम, फिर एक्सट्रीम पे गया जीरो, और इस पे में ऐसे ऑसिलेट करेगा. सो वेलोसिटी and hence kinetic velocity will be maximum at midpoint, and hence the kinetic energy will be maximum. 1 second. Okay, fine. So velocity will be maximum at midpoint. And if the velocity is maximum at midpoint, so implies that there will be maximum kinetic energy also at midpoint. So midpoint पे kinetic energy भी maximum होगा और velocity भी maximum होगा. ओके, क्लियर है? अब देखो एक बात, अगर आप ऐसे एनालाइज करोगे, सी if it is midpoint here, if it is extreme amplitude here, negative extreme amplitude here, so इस केस में यहाँ का भी वेलोसिटी जीरो है इस वाले पॉइंट का, और इस वाले पॉइंट का भी वेलोसिटी जीरो है, और यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, एंड द फोर्स हियर इज इन दिस डायरेक्शन, और फोर्स यहाँ पे इस डायरेक्शन पे है.
राइट, फोर्स दोनों पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में है। सो मिड पॉइंट के अगर आप आगे जाओगे तो फोर्स लेफ्ट में लगेगा, और अगर आप मिड पॉइंट के पीछे रहोगे तो फोर्स राइट में लगेगा। इज इट क्लियर? समझ गया आप तक पॉइंट? अब होता Yes, क्या, हाँ होता क्या है बेटा कि अगर आप ऑसिलेशन के लिए बात करोगे, सो ऑसिलेशन के केस में जो फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का पावर n। फॉर ऑसिलेशन इफ वी विल टॉक अबाउट, सो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर आप इसके बारे में बात करोगे, तो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का पावर n। x क्या है? x इज द डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट, है ना। जहां पे x क्या है, जैसे हमने स्प्रिंग में बात किया था वैसे सेम वे में x इज डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट, और n is the odd integers, like n can be 1, 3, 5, 7, 9, 11 and so on। ध्यान रखना odd नहीं हो, odd क्यों, सॉरी इवन नहीं हो सकता, और इवन क्यों नहीं हो सकता मैं बताऊंगा, अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। सो अगर आप ऑसिलेशन के लिए बात करोगे तो ऑसिलेशन का जो फोर्स होता है दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रेज़ टू पावर n, वेयर x इज द डिस्टेंस व्हिच इज मेजर्ड फ्रॉम मिड पॉइंट, बराबर। सो x जो आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो दैट डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम मिड पॉइंट। ध्यान रखना ये बात को, पार्टिकल अगर यहाँ पे है तो मिड पॉइंट से जो इसका डिस्टेंस होगा दिस विल बी x। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, जो ये ऑसिलेशन के केस में जो फोर्स है वो x रेज़ टू पावर n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये जो फोर्स है वो वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? ऑसिलेशन का जो फोर्स है इज इट अ वेरिएबल फोर्स की कांस्टेंट फोर्स? ऋषिक कौन सा फोर्स है बेटा, ये वेरिएबल फोर्स है कि कांस्टेंट फोर्स है? variable. वेरिएबल, x पर डिपेंड कर रहा है। अगर आप मिड पॉइंट पर रहोगे तो x आपका 0 हो जाएगा। ध्यान रखना एक बात और कि x जो हम मेजर कर रहे हैं दिस x इज मेजर्ड फ्रॉम मिड पॉइंट। ये जो x है वो मिड पॉइंट से मेजर होता है, ऑलवेज ध्यान में रखो। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रेज़ टू पावर n, वेयर n कैन बी एनी इवन ऑड नंबर, 1, 3, 5, 7, 9, 11 कुछ भी हो सकता है, ऑड नंबर हो सकता है, इवन नहीं होगा। मैं बताता हूँ क्यों इवन नहीं है। अब अगर आप ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करोगे आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा कि x रेज़ टू पावर n, वेयर k इज एनी कांस्टेंट, कि एक कोई कांस्टेंट है ना। तो ऑसिलेशन का जो इक्वेशन होगा दैट विल बी f इज इक्वल टू k x रेज़ टू पावर n, वेयर x इज द डिस्टेंस दैट इज मेजर्ड फ्रॉम मिड पॉइंट। x वो डिस्टेंस है जो हम मिड पॉइंट से मेजर करते हैं, पहली बात। n जो रहेगा दैट विल बी योर ऑड नंबर, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, इस तरह से वो ऑड नंबर रहेगा। समझ में आ रहा है सबको ये पॉइंट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो इस केस में जो हम बात करेंगे बेटा कि ऑसिलेशन का जो फोर्स होगा, द फोर्स ऑफ ऑसिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रेज़ टू पावर n, वेयर x इज द डिस्टेंस दैट इज मेजर्ड फ्रॉम मिड पॉइंट। ध्यान रखना ये बात, x वो डिस्टेंस है जो हम मिड पॉइंट से मेजर करेंगे। एंड अगर आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करोगे तो देयर विल हैव टू ऐड अ कांस्टेंट। अच्छा एक और बात, आप मुझे बताओ कि जब x मेरा पॉजिटिव है, जब x मेरा पॉजिटिव है उस केस में फोर्स का डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव। और जब x मेरा नेगेटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव, है या नहीं? इंप्लाइज कि अगर x पॉजिटिव है तो f नेगेटिव है, और अगर f पॉजिटिव है तो x नेगेटिव है। तो क्या मैं यहाँ पे एक माइनस साइन लगा दूं इसको बैलेंस करने के लिए?
क्योंकि जब x नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव बना देगा, और जब अगर x पॉजिटिव होगा तो ये आपको नेगेटिव बना देगा। समझ में आया ऋषि आपको? ये पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. राइट। सो व्हाट इज द कंसेप्ट हियर कि अगर मैं ऑसिलेशन के बारे में डील कर रहा हूं, सो फॉर ऑसिलेशन f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रेज टू पावर n। पॉइंट नंबर 1, f is directly proportional to x raised to power n, where x is the distance which is measured from midpoint। x जो distance है वो हम midpoint से measure करते हैं, है ना। और ये n जो होगा, n कोई भी एक odd number है which is 1 3 5 7 9 13 and so on। So ये पॉइंट क्लियर हो गया। The force which is for oscillation, Yes, sir. हाँ, एंड वाई वी आर एडिंग माइनस साइन हियर बेटा, क्योंकि माइनस साइन हमको ये बताता है कि अगर मेरा x पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव होगा, और अगर x नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव होगा। दैट्स इट। नोट कर लो सारे पॉइंट्स, देन विल डिस्कस फॉरवर्ड। राइट, ये इक्वेशन हो गया ऑसिलेशन का। अच्छा, अब इसी इक्वेशन में f इज इक्वल टू माइनस के एक्स टू पावर n में इफ वी आर टेकिंग n इज इक्वल टू 1, अगर आप इसका एक छोटा सा पार्ट हम लोग को पढ़ना है, अगर आप इसमें इफ यू आर प्लेसिंग n दैट इज इक्वल टू 1, अगर आप n का वैल्यू 1 ले लेते हो, सो इस केस में f का वैल्यू फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ kx। नाउ इसी ऑसिलेशन का एक छोटा सा पार्ट है, दिस इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड दैट इज डिनोटेड बाय SHM, है ना। दिस इज इक्वेशन ऑफ SHM। ऑसिलेशन का मतलब n कैन बी एनीथिंग, 1 3 5 7 9 13 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन सब में से अगर n का वैल्यू सिर्फ 1 हो जाए, देखो उसका एक छोटा सा पार्ट है ये, देन ऑसिलेशन का एक छोटा सा पार्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड SHM एंड दिस इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल। तो यहाँ पे फोर्स टॉर्क है क्या? हाँ, योर फोर्स इज टॉर्क, राइट? नो नो नो, सिंपल फोर्स जो लीनियर फोर्स है, टॉर्क रहता तो मैं टाउ से डिनोट किया होता, दिस इज सिंपल फोर्स, राइट। सो हाँ, ऑसिलेशन के का जो कांसेप्ट था, ऑसिलेशन का जो फोर्स बना था, दैट इज माइनस के एक्स रेज टू पावर n वाज द फोर्स इक्वेशन फॉर ऑसिलेशन। और अगर उसी n में से इफ इट इज 1, अगर आप n का वैल्यू 1 ले लेते हो ना, सो दैट ऑसिलेशन विल बी कन्वर्टेड, दैट ऑसिलेशन इज कॉल्ड SHM और कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। Medans, Ishita, is it clear beta, both of you? Yes, sir. Okay, fine. Medans is not there. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या सारे ऑसिलेशन SHM होंगे? Will all oscillation be SHM? No. क्या every SHM is oscillation? Yes. Yes, because SHM is a smallest part of the oscillation. SHM एक oscillation का छोटा सा पार्ट है, oscillation बहुत बड़ा है, n 1 3 5 7 9 13 कुछ भी हो सकता है for oscillation, right? अब इसी oscillation में अगर आप n का वैल्यू 1 ले लेते हो, then that will become SHM. So all oscillations are not SHM.
but all SHM is oscillation. हमें सिर्फ यही पढ़ना है up to JEE Advanced. We have to only discuss this simple harmonic motion. हमें 1, 3, 5, 7, 9 इसके बारे में पढ़ना ही नहीं है. We have to only discuss when n is equal to 1. और हमें सिर्फ simple harmonic motion के बारे में डिस्कस करना है. क्लियर है सबको पॉइंट यहां तक? शुभम, ऋषय, इशिता, क्लियर है बेटा सबको? त्रिशा, दिया, ओके. अंकिता, इज इट क्लियर बेटा टू दिस मच? Yes. फाइन, ठीक. विल वाइंड अप फॉर टुडे ओनली. यहां तक ही रोकेंगे हम लोग. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे और डिस्कस करूंगा. लेकिन एक बात ध्यान रखना, आज का जो भी लेक्चर किया अपलोड द रिकॉर्डिंग, आप एक बार दोबारा जरूर देखना इसको और समझने का ट्राई करना. कुछ डाउट लगेगा मुझे दोबारा जरूर पूछ लेना. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes. फाइन, ठीक. Bye, sir. Thank you, sir. बेटा विल वाइंड अप. Bye, sir. हाँ, बाय.